आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको CSS के ऐसे में आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखने का तरीक़ाकार इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि CSS के पेपर में आपके 3 किस्म के ऐसे पूछे जाते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव, एक एक्सपोजिटरी और एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। अब मैं आपको बताता चलूं कि टाइप्स ऑफ ऐसे पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। आपने लिखना है टाइप्स ऑफ ऐसे बाय अदनान नेशनल एकेडमी। आपको वो लेक्चर मेरा मिल जाएगा, आप लोग वो अटेंड करें, आपको तमाम टाइप्स ऐसे की क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या होता है। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ऐसा होता है जिसमें आपने हाँ या ना में अपने मौक़िफ़ को बयान करना होता है। जैसे कि CSS के एक पेपर में उसने पूछा था वुमेन बल्कि जेंडर स्टडी इज़ आ रियलिटी और मिथ। ठीक है, एक ख्याल है या हकीकत है जेंडर स्टडी। इस पर आपने ऐसे लिखना था 3000 लफ्ज़ों में, और बहुत से स्टूडेंट ने इसको अटैम्प्ट भी किया था, लेकिन उनको ज़्यादा नहीं मालूम था कि उसमें तरीक़ाकार क्या है लिखने का, इसी वजह से वो फेल हो गए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वो तरीक़ाकार सीखते हैं ताकि हम लोग CSS के ऐसे में आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएं। और आज की वीडियो इंशाअल्लाह लाज़िम अगर आप आखिर तक वॉच करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके अंदर इतनी काबिलियत ज़रूर हो जाएगी कि आप लोग CSS में आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, और ना सिर्फ अटैम्प्ट करेंगे बल्कि अच्छे नंबर भी ले लेंगे। तो काइंडली सबसे पहले आपने लाजमी आखिर तक वीडियो को वॉच करना है, वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। आउटलाइन में आपने क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। इंट्रोडक्शन आपने लिखना होता है। इंट्रोडक्शन आपने किस चीज़ का लिखना होता है, थीसिस स्टेटमेंट का। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट किसी भी ऐसे का वो नुक्ता होता है जो एग्जामिनर आपको कहता है कि आप इस चीज़ को साबित करें, ये थीसिस स्टेटमेंट है। आपने इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट डालनी है और उसमें अपना स्टांस देना है, अपना मौक़िफ़ बयान करना है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया क्लियर। अब इसमें आपने 250 अल्फाज लिखना है, क्योंकि आपको बताता चलूँ कि आपने 10% ऐसे में लिखना होता है इंट्रोडक्शन। किसी भी ऐसे का 10% आपने इंट्रोडक्शन में लिखना होता है। और क्लेम आपने क्या लिखना होता है जी, क्लेम आपने इल्ज़ाम लगाना है, अपने मौक़िफ़ का दफ़ा करना है जी। ठीक है, उसके लिए आपने 400 अल्फाज लिखने हैं। अब क्लेम में क्या चीज़ें लिखनी है मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। क्लेम 1 आपने हेडिंग के तौर पर लिखना है, क्लेम 2 आपने हेडिंग के तौर पर लिखना है, मतलब आउटलाइन में ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आउटलाइन आ जाएगी। और इसमें क्या चीज़ें लिखनी है ये भी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं क्लेम 3 में। क्लेम 3 में भी आपने क्या करना है जी, आपने क्लेम 3 में भी 400 अल्फाज लिखने हैं और इसमें भी अपने मौक़िफ़ का दफ़ा करना है। और उसमें कौन कौन सी 4 चीज़ें आपने हर क्लेम में देनी है ये आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपको पूरा लेक्चर भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की आउटलाइन के ये 4 पॉइंट समझ भी आ चुके होंगे और नज़र भी आ रही होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट 3 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। क्लेम 4 आपने करना है। क्लेम 4 यानी अपने अपना दफा में चौथा पॉइंट लिखना है आउटलाइन में, और इसमें भी आपने 400 अल्फाज लिखने हैं। क्लेम 5 में भी आपने 400 अल्फाज लिखने हैं और आपने दफ़ा करना है अपने मौक़िफ़ का। और कंक्लूजन आपने लिखना है 250 अल्फाज का। टोटल वर्ड्स आप देखें तो कंक्लूजन तक आपके 2500 बन गए। यूज़ ऑफ कोटेशन अगर डालें तो 200 आपके बन गए। मेन कनेक्टर्स डालें तो 200 अल्फाज बन गए। अगर 250 आप ये कोटेशन या कनेक्टर पर बन जाए तो टोटल आपके 3000 अल्फाज मुकम्मल हो जाते हैं। जबकि एग्जामिनर आपसे टू द पॉइंट और रेलिवेंट मटीरियल मांग रहा है कितना, 2500 से 3000। 2500 भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन शर्त यह है कि आपने रेलिवेंट लिखा हो। अगर आप ऐसे 2000 अल्फाज में भी लिखते हैं
टू द पॉइंट लिखते हैं, रेलिवेंस लिखते हैं, सबसे बढ़कर आपने कोहेरेंस के साथ लिखा है, तो फिर इंशाल्लाहुल अज़ीम आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कोहेरेंस क्या होता है? कोहेरेंस ये होता है कि आपने हर पैराग्राफ में अल्फाज की तरतीब जो सी है, जुमलों की जो सी तरतीब है वो एक जैसी रखनी है। मतलब 480 से 400 के दरमियान, 380 से 400 के दरमियान। तो इसी तरह आपके जो से कोहेरेंस है वो ऐसे की मजबूत हो जाती है और एग्जामिनर आपको कभी भी फेल नहीं करता और डी ट्रैक आपने नहीं होना ऐसे के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपने आउटलाइन के बाद अपने क्लेम वन में, यानी ये क्लेम वन में आपने 4 चीज़ें लिखनी होती हैं। अपने क्लेम को मौक़िफ़ की सूरत में हाँ या ना की सूरत में लिखना है। स्टांस मौक़िफ़ को कहते हैं, हाँ या ना में आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपने एक ही मौक़िफ़ को बयान करना है और उसके बाद अपने मौक़िफ़ को सबूत की रोशनी में बयान करना है, प्रूफ की रोशनी में बयान करना है। ओपोजिंग व्यू में आपने ये लिखना है कि आपका जौन सा मौक़िफ़ है उसके बरअक्स अगर किसी मुफक्कर का या किसी आलम का या तनकीद नगार का कोई मौक़िफ़ है तो आपने वो बयान कर देना है तीसरे नंबर पर। फिर आपने चौथे नंबर पर उससे इनकार करना है, यानी अपने मौक़िफ़ की आपने तरदीद करनी है, यानी इत्फाक करना है अपने मौक़िफ़ के साथ। और आपने कंक्लूजन एक किस्म का अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम रहना है, ठीक है। और आपने किसी भी सूरत में अपने मौक़िफ़ से इनकार नहीं करना। अगर आपने ये काम कर दिया तो ये चीज़ आपके पजलपन को ज़ाहिर करेगी और इस चीज़ का ऑटोमेटिकली आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा कि वो आपको ऐसे में फेल भी इसी वजह से कर देता है। जब आप एक चीज़ का मौक़िफ़ हाँ में लिख कर बाद में आखिर में एंड में ना कर देते हैं, तो फिर वो कहता है कि इस बच्चे को पता ही नहीं या इस स्टूडेंट को पता ही नहीं कि ऐसे की ये कौन सी किस्म है और उसने कैसे हल करना है इसे। तो काइंडली आपने अपने जज़्बात और एहसासात पर लाजमी काबू रखना है और हाज़िर दिमागी के साथ अपने स्टांस और मौक़िफ़ का दफ़ा करना है और उसके दलाइल पे आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दलाइल पेश करने हैं। इम्पोर्टेंट है और अहम बात यह है कि मैंने इशू बेस्ड ऐसे पर तकरीबन 6 टॉपिक्स पर आपके मल्टी ऐसे तैयार किए हैं 3000 अल्फाज पे। कितने? 3000 अल्फाज पे। और उन 3000 अल्फाज पे 6 ऐसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके तकरीबन 200 से 300 ऐसे क्लियर हो जाएंगे। 200 कम से कम क्लियर ऐसे होंगे। अगर आप लोग वो 6 ऐसे तैयार कर लेते हैं तो आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। अगर आप टाइम से ऐसे खरीद कर याद कर लेते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से CSS के पेपर में अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात समझ चुके होंगे। और एक अहम बात बताता चलूँ कि अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो लाजमी कांटेक्ट करें। अब बताता चलूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ क्लेम 1 में मैंने आपको बताया था कि आपने 4 चीज़ें लिखनी हैं। अब उन 4 चीज़ों में आपने एक पैराग्राफ लिखना है, मतलब 4 पैराग्राफ एक क्लेम में लिखने हैं और एक क्लेम के अंदर आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। मतलब पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका टॉपिक सेंटेंस से शुरू होगा। मतलब आपने फर्ज किया आपने लिखा जेंडर स्टडी एक मिथ है, ठीक है, तो आपने ये पहला जुमला लिखना है, ठीक है। आपको बताता चलूँ क्लेम 1 में ये बात आपने लिखनी है। एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ आपने लिखना है, मतलब आपने उसको लंबा कर देना है। जुमले को एक जुमला आपने सपोर्ट करना है जो कि क्या कर रहा हो कि जुमले को लंबा कर रहा हो, ये आपने लिख देना है। एक्सप्लेनेशन आपने लिख देनी है। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है, इन दोनों जो सेंटेंस लिखे थे उनकी तशरीह लिख देनी है। आपको बताता चलूँ कि टोटल आपने दो सेंटेंस 5 चीज़ों में लिखने हैं, ठीक है, की पॉइंट के अंदर।
मतलब दो आप टॉपिक सेंटेंस में लिख देते हैं, दो आप एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ में लिख देते हैं या एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं, यह आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर तरतीब आप अच्छी लिखेंगे तो आपकी कोहेरेंस जो सी है वो मजबूत हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन आप लिखें 2 लाइनों में, आप ज़्यादा में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि एक की पॉइंट आपका, एक पैराग्राफ आपका 100 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पलीफिकेशन आपने मिसाल लिखनी है और कंक्लूजन के तौर पर आपने कह देना जी ये मेरा मौक़िफ़ है, ये इस वजह से है, ये आपने बता दिया और ये आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ एक पैरे में आ जाएगा। ठीक है, हर और कंक्लूजन आपने लास्ट में आखिर पे भी लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो लाजमी अगेन देखिएगा और मुझे लाजमी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।